नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 25 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है प्रथम पारी में, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रथम पारी में 40 जो जीके के सवाल पूछे गए थे उसमें से एग्जैक्ट हो वो 38 सवाल मिल चुके हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल सेप का वीडियो आता है उसके बाद मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हो @ट्रेंड जीके और वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और कल आपकी 24 जनवरी को किसी भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं था तो इसलिए वीडियो नहीं आया, और आई थिंक कल भी आपका एग्जाम नहीं है। तो आप कमेंट करके बताना आपका एग्जाम कब होने वाला। बाकी जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था लास्ट में ये भी कमेंट करना आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं इन जीके के सवाल में से। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर वो आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना है। बहुत से कैंडिडेट मेरे को डेली मैसेज करते हैं कि हमारे सवाल एग्जाम में मिस हो गए। इसका कारण क्या है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए 9 वर्ष पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया एक धमाकेदार ऑफर। यहाँ पर आपको 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 100+ एग्जाम्स की ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और भी वेरियस जो आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं इन सभी की जो टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट है, वो आपको एक ही पास में मिलने वाला है। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हो एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से यहाँ से एनरोल हो जाइएगा। देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उत्तराधिकारी कौन था, मतलब शासन किसने किया था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। तो ये हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त हो जाएगा। इनका शासन काल रहा है समुद्रगुप्त का 350 से 375 सी। इससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम से पहले किन्होंने किया था शासन, तो वो पूर्वाधिकारी थे। कौन थे? घटोत्कच। तो इससे पहले घटोत्कच थे और उनके बाद है वो चंद्रगुप्त प्रथम और फिर समुद्रगुप्त हो गए। बात करूं मैं गुप्त वंश की तो इनके संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी थे कौन थे? तो गुप्त श्रीगुप्त के बाद थे यहाँ पर घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद थे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद है समुद्रगुप्त है। और इस वंश का प्रतापी शासक है राजा वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील है, ये रिपीटेड सवाल है, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। और अन्य जो इंपॉर्टेंट झील है जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसमें एक तो आपकी ये डल झील हो गया, जो जम्मू कश्मीर में जितनी भी झील है, डल झील है, अनंतनाग हो गई, बैरी नाग, नाग वाली स्पेशली जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील हो गया, शेषनाग झील हो गया। फिर यहाँ पर राजस्थान की बात को तो ये एग्जाम में सांबर झील एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। बाकी लूणकरणसर हो गई, जयसमंद है, राजसमंद, पिछोला झील है, डीडवाना, फतेह सागर, ये सभी राजस्थान में झील हैं। और बात करूं मैं उत्तराखंड की, जो ताल वाली है वो ज़्यादातर उत्तराखंड में है। सात ताल है, नैनीताल है, राकसताल है, पंचपोखरी हो गया, खुरपा ताल है, देवताल और नोकछिया ताल, ये सभी उत्तराखंड में झीलें हैं। हुसैन सागर है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो ये पुलिकट झील हो जाएगी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर। लोकटक झील है मणिपुर में। कोलेरू झील जो पूछा है आंध्रा में है। चिल्का झील ओडिशा में है। लोनार झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में, महाराष्ट्र में है। बेमनाड है, ये केरला में। गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। एक आपके सवाल पूछा गया था, काली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो काली 80 हो गया, 200 हो गया, 1000, 5000 और 10000, ये सभी डीआरडीओ हो गया। और साथ ही साथ BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किए गए हैं। तो काली का ये पूछा था, डीआरडीओ और BARC आपको करना था भाभा वाला। और इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले जो स्थापित किया था वो डॉक्टर PH रॉन और मुटेड ने किया था 1985 में। अगला सवाल देखते हैं अपन, और सवाल नंबर 4 है ये कि स्पीड ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट यानी हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति है वो मेजर की जाती है। बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए कौन सा संयोजी उत्तक रहता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक है वो लिगामेंट हो जाएगा। सवाल आ जाए कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा? तो ये टेंडन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीला थोता है ये किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो नीला थोता है बलूविट्रॉल है, ये कॉपर सल्फेट को बोला जाता है बलूविट्रियल। और नीला थोता को तूतिया या फिर कॉपर सल्फेट बोला जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 है। इसका सर्वाधिक जो मात्रा में पाए जाने वाला रूप रहता है वो है पेंटाहाइड्रेट रूप रहता है। 5 H2O जल के अणु रहते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, ये सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप हो जाएगा नीला थोता का। और अन्य जो इंपॉर्टेंट केमिकल
यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम बहुत बार आता है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है। साधारण नमक NaCl बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है, कास्टिक सोडा है NaOH, कास्टिक पोटास है KOH है, फिटकरी हो गया, सुहागा, लाल दवा, केमनोफॉर, विरंजक चूर्ण है CaOCl2 विरंजक चूर्ण हो जाती है। जिप्सम का एग्जाम में पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, चौक, चूना पत्थर, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही फॉर्मूला हो जाएगा जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, प्लास्टर पेरिस में हाफ H2 हो जाता है। खिलाफत आंदोलन कौन से देश की देन है? इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, उसका कारण क्या था। उसमें मैंने बताया था कारण था कि तुर्की में जो खलीफा के पद है उसको पुनः स्थापित करना था। तुर्की का मतलब ये देन है तुर्की देश की, तुर्की का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में था तुर्की। तो खिलाफत आंदोलन है ये मार्च 1919 में, भारत की बात करें तो बम्बई में एक खिलाफत समिति का सबसे पहले गठन हुआ था, तो 1924 तक ये चला था, क्योंकि 1924 को मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया था। बात करूं इसकी शुरुआत भारत में किसने की, एग्जाम पूछा जाता है तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में इसकी शुरुआत की थी। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में किस घटना के कारण सुनाई देती है, तो ये विवर्तन हो जाएगा। विवर्तन के कारण एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि है वो चली जाती है। विवर्तन मतलब जब ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वो अवरोध के किनारों से मुड़ जाती हैं और वहां पर जो छाया क्षेत्र रहता है अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं। ये हो जाएगा आपके विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन। सेंट्रल असेंबली बम कांड है, ये भी रिपीटेड सवाल है, बता चुका हूँ, इससे पहले एग्जाम आया हुआ सवाल है कि जो सेंट्रल असेंबली बम कांड है वो हुआ क्यों था। उसमें आपके आंसर था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल है, जो मजदूर विरोधी बिल है, उनके कारण ये हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि बम कांड किसने किया था, तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। बाद में इनको फांसी भी हुई थी, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा वो सुनाई गई थी, फैसला सुनाया गया था जिसके अनुसार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। स्थायी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो स्थायी और अस्थायी मेमोरी, इनसे आज 2 सवाल पूछेंगे, ये भी रिपीटेड सवाल मैं बता चुका हूँ। तो स्थायी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो, ये क्या काम करते इस प्रकार था। तो कंप्यूटर से स्थायी मेमोरी, तो कंप्यूटर में पावर चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके बावजूद जो भी डाटा रहता है वो शेप रहता है, डिलीट नहीं होता, तो ये आपके नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। उसमें ये स्टेटमेंट दिया था, आपको करेक्ट करना था। और स्थायी मेमोरी है कौन सी, तो रोम हो गई, हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये सभी आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हो जाती हैं। और एक सवाल और पूछा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी से जो कौन सी अस्थायी मेमोरी है, तो अस्थायी में आपके ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें रैम अस्थायी हो जाएगी, कैश मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी, ये सभी अस्थायी मेमोरी है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो जो भी आपका सिस्टम है वहाँ से वो मेमोरी अरेंज हो जाती है, डिलीट हो जाता है जो भी डाटा है। अगला सवाल देखिए, मुआस्सू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मुआस्सू त्योहार है ये एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नागालैंड में एहो लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है एहो। इससे पहले एग्जाम आया था कि नागालैंड की कौन सी जनजाति है, उसमें एहो भी था। तो एहो लोगों के द्वारा, जनजाति के द्वारा नागालैंड में ये मुआस्सू त्यौहार मनाया जाता है हर साल मई के पहले सप्ताह में। NCSM, आज आपकी फुल फॉर्म से 3 सवाल पूछे गए हैं। तो एक ये पूछा गया था NCSM की फुल फॉर्म, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, एक ऑटोनॉमस संगठन हो जाएगा, स्वायत्त संगठन है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल देखिएगा, विच इज नॉट पार्ट ऑफ UN, तो यूनाइटेड नेशंस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो UN से प्रत्येक सेट में एक न एक सवाल आ रहा है, तो उनके जो भी स्पेशल एजेंसीज हैं और जो भी प्रमुख 6 अंग हैं वो आपको देखना है। देखिए ये ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपके UN स्टेट काउंसिल नहीं होगा। प्रमुख रूप से 6 जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन है वो कौन से हैं, तो एक तो ये जनरल असेंबली हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, और फिर आपके ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये प्रमुख 6 अंग हो जाते हैं। इसके अलावा UN सेक्रेटरी काउंसिल है, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, UN ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो ये सभी 6 प्रमुख UN के ऑर्गन हो जाते हैं। अन्य जो भी है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जैसे अन्य कौन से हैं ये भी अपन देख लेते हैं। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ICAO हो जाएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD हो गया, ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आज पूछा गया था ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी देखेंगे आगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये भी सभी स्पेशल एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की। IMF है, मॉनेटरी फंड है, ITU यानी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो जाता है,
और बात करूँ यहाँ पर यूनेस्को और यूनिसेफ है, ये सभी इनकी एजेंसी है। यूनिडीयू मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीयू जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इससे पहले आपके आया था 23 तारीख वाले में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG ये भी स्पेशल एजेंसी है, और WHO है स्पेशल एजेंसी, WIPO है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी हुई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WMO का मतलब हो जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और WTO का मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी स्पेशल एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की। एक आपके आज सवाल पूछा गया था, व्हाट इज कामेत, नमछा बरवा और गुरला मानदेता। तो ये हो जाएगी हिमालय की पर्वतमाला की चोटियां हो जाएगी। तो हिमालय पर्वतमाला की ये पीक है, चोटियां हैं, ये आपके दिया गए थे। 3 चोटियां के नाम थे, कामेत था, नमछा बरवा था, और आपकी गुरला मंधाता था। तो गुरला मंधाता की बात करूं तो ये हिमालय की जो नाला कंकर हिमालय श्रेणी है उसकी उच्चतम चोटी हो जाएगी गुरला मंधाता, जो कि तिब्बत में है। और कामेट पर्वत है, ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है, जो कि भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। प्रथम कंचनजंगा है, फिर नंदा देवी है, और फिर कामेत हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश कितने हैं, यहाँ पर पूछ लिया अक्टूबर 2020 तक। तो अक्टूबर 2020 से पहले तो थे 189, और अक्टूबर 2020 को एक देश जो ऐड हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देश था कौन सा, तो ये अंडोरा देश ऐड हुआ है अक्टूबर 2020 को IMF में। तो टोटल कितने देश हो जाते हैं, 190 सदस्य देश हो जाते हैं। और फिर एग्जाम में NTPC में पूछा हुआ सवाल ये भी है कि IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो गीता गोपीनाथ है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। शुरुआत में जब 1945 में स्थापित हुआ था उस समय IMF के सदस्य देश थे 29। नेक्स्ट वन देखिए सवाल नंबर 17, मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा है, तो ये सांची का स्तूप, बहुत बार बता चुका हूँ, MP के रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है NTPC में। ये कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, तो 1989 में हुआ था। NTPC में ये भी पूछा हुआ है, इसके समीप नगर कौन सा है, सिटी कौन सी है, तो भोपाल है, वो सांची के स्तूप के समीप है। और ये दोस्तों आज पूछ लिया है कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा, तो सांची का स्तूप का निर्माण किया था 30वीं सेंचुरी में सम्राट अशोक के द्वारा, और 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये शामिल किया गया है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है ये। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अर्थक्वेक जो भूकंप आता है तो भूकंप तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये सेस्मोलॉजी हो जाएगा। आईडीएन की फुल फॉर्म पूछिए तो इंटरलाइज्ड डोमेन नेम हो जाएगा। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है IDN की फुल फॉर्म। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, ये भी रिपीटेड सवाल है, तो काफी आज रिपीट हुए सवाल भी। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का यदि वायोलेशन किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो उस केस में उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, उसको पद से हटाने के लिए, तो आर्टिकल 61 हो जाता है ये। कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र में कार्य किए हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है NTPC में। तो बचपन बचाओ आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी, आई थिंक ये आपके ऑप्शन में था, 1980 में की थी। और उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ये भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर थे। तो पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया कार्य है बचपन बचाओ आंदोलन। रिपीटेड सवाल, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो मैं बात करूँ यहाँ पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं मेगावाट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है आपकी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पूछा था ये कहाँ पर है, तो कुडनकुलम में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। जिले की बात करें तो ये आपके तिरुनवेली जिला है जो तमिलनाडु में, वहाँ पर है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। अन्य जितने भी भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसकी बात करें, स्थापना कब हुई थी, एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, कहाँ पर है, स्थापना कब हुई, तो काकरापार जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ये गुजरात में है। 1993 में स्थापना हुई थी और इसकी पावर कैपेसिटी है 440 MW मेगावाट है। फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये कलपक्कम जो 1984 में स्थापित हुआ है, तमिलनाडु में स्थित है। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कर्नाटक में 880 मेगावाट है। आपको सबसे अधिक पूछा था तो ये कुडनकुलम की है, जो कि सबसे नया वाला पूछ ले वो भी कुडनकुलम हुए, एग्जाम में आया हुआ सवाल है सबसे नया कौन सा है। और सबसे पुराना पूछ ले तो प्रथम तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये सेकेंड स्थान पर आ जाता है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 1400 मेगावाट है। 1969 में ये स्थापित हुआ था। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 में हुआ था, 1180 मेगावाट है राजस्थान में ये। अगला सवाल देखिए, गर्भावस्था में भ्रूण या फिर बच्चे को पोषण किससे प्राप्त होता है, तो भ्रूण को जो पोषण प्राप्त होता है
एम्ब्रियो को, वो होता है अपरा से, प्लेसेंटा के द्वारा पोषण न्यूट्रिशन है वो प्राप्त होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो पहले रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, वो ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आप कमेंट करके बताना वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ज़रूर कमेंट करना। और इसमें 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो कि मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, और सदस्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, और इन सदस्यों में से 4 जो सदस्य होते हैं उसमें से एक महिला सदस्य भी होना जरूरी है। 3 सदस्य, एक सदस्य तो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, और 3 सदस्य जिनमें से कम एक महिला होगी, जो कि महिला कौन होगी? जिनके पास मानवाधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। 1911 में दुनिया की पहली निर्धारित एयरमेल पोस्ट सेवा किनके मध्य शुरू हुई थी? तो प्रथम दुनिया की एयरमेल पोस्ट सेवा जो 1911 को शुरू हुई थी, ये हुई थी हेंडन और विंडसर के मध्य, जो कि यूके के 2 सिटीज़ हैं। तो हेंडन और विंडसन बर्कशायर के लंदन उपनगरों के मध्य हुई थी, यूके की सिटीज़ की। एक सवाल पूछा गया था आपके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 और 57 में ये पहली बार ट्रॉफी दी गई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 हो जाएगी। 2019 और 2020 इन दोनों ही केस में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। रिवार्ड इसमें 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। 2019 में भारत रत्न किसे मिला है? तो भूपेन हजारिका का है, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, जो भी ऑप्शन में था आपको करेक्ट करना था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है। सबसे पहले किसने दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को, राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया है। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला है तो खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी को। पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है वो कौन सी नहीं है, ये आपको पूछा है। तो उसमें एक आपके आईसीआईसीआई थी, ये प्राइवेट बैंक है, पीएसयू कंपनी नहीं है। भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, वो ज़्यादातर जो भी आपकी महारत्न नवरत्न कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर की है। 2019 मैन बुकर प्राइज किसे मिला है? तो ये आपको पूछा था 2019 में बुकर प्राइज किसे दिया गया है। तो यहाँ पर रचना की बात करूँ तो ये एक तो टेस्टामेंट है, किनकी रचना है? मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। और अन्य यहाँ पर 2 जनों को संयुक्त रूप से मिला है 2019 में मैन बुकर प्राइज है, तो बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया। रिपीटेड सवाल है गर्ल वुमेन अदर के केस में जो उनकी रचना है, और टेस्टामेंट से मार्गरेट एटवुड की। तो एग्जाम में आ सकता है आने वाले समय में कि द टेस्टामेंट है वो किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो मार्गरेट एटवुड है, क्योंकि इनको मैन बुकर प्राइज मिला है 2019 में। बात करूँ बुकर प्राइज, जो मैन बुकर प्राइज 2020 में दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? तो शग्गी बैन को दिया गया है, और उनकी ये रचना है, दिया गया है दोस्तों डॉगलस स्टुअर्ट को शग्गी बैन जो उनकी कृति है उस हेतु। ये तो हो गया आपकी बुकर प्राइज 2019-20। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किन्हें दिया गया। दोनों ही अलग अलग है, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2019 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है जोका अल-हार्थी को, ये ओमान से हैं, उनकी रचना है सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 दिया गया है, वो दिया गया यहाँ पर लूकस रिजनवेल्ड को दिया गया, ये नीदरलैंड से हैं, इनकी रचना का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। स्थापना हुई थी 1919 को, सदस्य देश है 187। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ये भी रिपीटेड सवाल है, एनटीपीसी में आ चुका है। तो भगवान महावीर, एनटीपीसी में क्या आया था अब की बार कि भगवान महावीर का अन्य नाम पूछा था, तो उसमें मैंने बताया था ये 24वें तीर्थंकर है, आज आ गया। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर। इनका नाम था वो वर्धमान, आपके ऑप्शन था, करेक्ट करना था। जन्म इनका वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ है। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है। मोक्ष स्थान है पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार में। और फिर यहाँ पर बात करूँ, ये तो प्रथम तीर्थंकर हो गए ऋषभदेव, टोटल 24 हैं तीर्थंकर हुए थे, अंतिम थे ये 24 में जो भगवान महावीर थे, प्रथम थे ऋषभदेव या फिर आदिनाथ कह सकते हो आप। प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? प्लूटो ग्रह है ये 9वां ग्रह माना जाता था, और खगोलविद इनको जो खोजा है वो है क्लाइड डब्ल्यू टोम्बा के द्वारा। क्लाइड डब्ल्यू टोम्बा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1930 में लोवेल वेधशाला में ये खोज हुई थी। फिर बात करें किस क्षेत्र को काठियावाड़ के नाम से जाना जाता, तो ये गुजरात का भाग है काठियावाड़, आपके ऑप्शन में गुजरात दिया गया था, वो करेक्ट करना था। नेक्स्ट में देखिए, भारत सरकार ने कब नैनो साइंस टेक्नोलॉजी या फिर जो नैनो मिशन है इसकी शुरुआत कब की थी भारत ने? तो मई 2017 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये तीसरी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, IPAB की फुल फॉर्म पूछे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीएट बोर्ड हो जाएगा IPAB की फुल फॉर्म। कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है? जहाँ पर आपके ऑप्शन में था शहरी
विकास ऋण, इस प्रकार के ऑप्शन शहरी करके अर्बन करके था, तो वो आपको करेक्ट करना था। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिडेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना में प्रथम महिला कौन है? तो टेरिटोरियल आर्मी जो प्रादेशिक सेना है उसमें रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली 2011 में प्रथम भारतीय महिला, तो ये हो जाएगी आपके शेपर शांति तिग्गा है, प्रादेशिक सेना के 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुई थी, ये सबसे पहले भारतीय महिला हो जाएगी। और इनके यहाँ पर 9 मई 2013 को तिग्गा को अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था और एक रेलवे ट्रैक के पास ही पाई गई थी, फिर इनके हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी 2013 में ही। और लास्ट सवाल देखिएगा यहाँ पर, व्हाट इज हीट बजट, ये हीट बजट का पूछा है। तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होने वाली गर्मी और विकिरण के रूप में इसे बाहर निकालने वाली गर्मी है, इनके मध्य जो बैलेंस रहता है, जो एक तो गर्मी अवशोषित करती है पृथ्वी और दूसरी विकिरण के रूप में बाहर निकालती है, इनके मध्य बैलेंस ही कहलाता है हीट बजट। तो 40 में से 38 मैंने एग्जैक्ट सवाल बता दिए, 2 और सवाल कौन से हैं? जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था कमेंट करके बताना, यदि उनको याद है तो मैं लास्ट ऑल सेट में उनको इंक्लूड कर दूंगा और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी कैंडिडेट का अभी एग्जाम होना बाकी है एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। धन्यवाद।